Assalamu alaikum class. I am Saima Rafiq from Legend Institute of Management and Sciences. Our today's topic is colorimetry under the category of electroanalytical techniques. In electroanalytical techniques, basically we analyze a sample, and this analysis can be quantitative analysis or qualitative analysis with the help of electricity. For example, in potentiometry, we analyze a sample by measuring its potential, and in gravimetry में हम ये करते थे कि जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, इसमें जस्ट हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस ही करते हैं, और जो हमारा एनालाइट होता है उसकी इलेक्ट्रो डेपोजिशन जब हो जाती थी तो उसके बाद उसका वेट फाइंड करते थे, और उस वेट से हम एनालाइज करते थे कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। अब जो कोलोमेट्री है, हमारा जो मेन टॉपिक है आज, कोलोमेट्री में हम एनालिसिस ही करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम एनालिसिस करेंगे, कौन सी वैल्यू हमें ये बताएगी कि उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है। इसका प्रिंसिपल ये है कि द टेक्निक ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन विच एनालाइट इज़ कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज और रिड्यूस टू कम्प्लीटली रिएक्ट विद द रिएजेंट जनरेटेड एट द वर्किंग इलेक्ट्रोड इज़ कॉल्ड कोलोमेट्री। कोलोमेट्री में बेसिकली वही आप एज्यूम करें कि एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइट होगा और इलेक्ट्रोड्स होंगे। इस पे भी वही है कि हम करंट प्रोवाइड करेंगे या पोटेंशियल। टू टाइप्स होती हैं इसकी, कंट्रोल पोटेंशियल कोलोमेट्री भी होती है और कंट्रोल करंट कोलोमेट्री भी। हम या तो करंट को वेरी कर रहे होंगे या पोटेंशियल को वेरी कर रहे होंगे। अब यहाँ होगा ये कि उस टाइम तक हम ये प्रोसेस करते रहेंगे जब तक सारा जो एनालाइट है वो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस ना हो जाए। लेकिन यह कि ये हमें कौन सी वैल्यू बताएगी, ये हमें करंट या पोटेंशियल की वैल्यू हमें बताएगी कि अब रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। वो हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि पोटेंशियल में कैसे हमें कौन सी वैल्यू इंडिकेट करवाएगी कि अब ये कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो चुकी है, और कंट्रोल करंट कोलोमेट्री में भी। लेकिन दोनों टाइप्स में जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो जाएगी तो उस टाइम हम चार्ज फाइंड करेंगे। चार्ज की वैल्यू से हमें नंबर ऑफ मोल फाइंड हो जाएंगे, और नंबर ऑफ मोल हमें ये बताएंगे कि ओवरऑल जो कंसंट्रेशन थी वो कितनी थी। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ कोलोमेट्री टेक्निक्स इन विच वी अप्लाई आ कांस्टेंट पोटेंशियल टू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कांस्टेंट पोटेंशियल कोलोमेट्री में जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रखते हैं और करंट वेरिएट होता रहेगा। अब करंट वेरिएट होगा तो इसका मतलब है कि करंट की वैल्यू ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जब हम ये कहेंगे कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो गई है। In case of control current colorimetry technique in which we pass a constant current through the electrochemical cell, करंट तो कांस्टेंट होता है। अब यहाँ चेंज क्या चीज़ हो रही होगी, तो पोटेंशियल। अब यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू बताएगी कि अब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गई है या रिडक्शन हो गई है। तो उस टाइम हम चार्ज फाइंड कर लेंगे, चार्ज से नंबर ऑफ मोल फाइंड करेंगे, और नंबर ऑफ मोल हमें इंडिकेशन देगी कि कितनी कंसनट्रेशन थी हमारे एनालाइट की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। During electrolysis, total charge in coulomb passed through the electrochemical cell is proportional to absolute amount of analyte by Faraday law. Faraday law में यही कहता है कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मोल होंगे या हमारी एनालाइट की अमाउंट होगी, उतना ही ज़्यादा जो चार्ज है वो पास होगा। तो ये जो Faraday law है ये भी यही एक्सप्लेन करता है। और Q इज़ इक्वल टू NF/NA। Q क्या है, इसमें चार्ज है, N क्या है, इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मोल ऑफ एनालाइट, एंड F इज़ फ्राडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 96487 कूलम पर मोल, एंड कैपिटल N एंड कैपिटल A इज़ द मोल ऑफ एनालाइट। इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल और मोल ऑफ एनालाइट के बिटवीन रिलेशन है। तो जब हमें चार्ज फाइंड हो जाएगा तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मोल ऑफ एनालाइट का भी हमें पता चल जाएगा, और जब मोल ऑफ एनालाइट का पता चल जाएगा तो इसका मतलब है कि हम कंसंट्रेशन फाइंड कर लिए। कूलम इज़ इक्विवेलेंट टू एम्पेयर सेकेंड। कूलम मतलब चार्ज। Q इज़ इक्वल टू, अगर हम करंट की वैल्यू देखें तो I इज़ इक्वल टू Q/T होता है। जब Q हम फाइंड करते हैं तो करंट और T जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये जो एम्पेयर सेकेंड लिखा है, एम्पेयर यूनिट है करंट का और सेकेंड यूनिट है टाइम का, तो ये इक्वल है Q चार्ज के। दस व्हेन पास अ कांस्टेंट करंट Q चार्ज इज एम्पेयर सेकेंड। अब हमने बेसिकली यहाँ चार्ज फाइंड करना है, क्योंकि अगर हमारे पास चार्ज आ जाता है तो उससे हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ एनालाइट आ जाएंगे, और नंबर ऑफ मोल ऑफ एनालाइट से हम एनालिसिस कर लेंगे। अब हम ये देखते हैं कि हम चार्ज कैसे फाइंड कर लेते हैं। चार्ज का बेसिकली क्या फार्मूला होता है, Q इज़ इक्वल टू IT। करंट के फार्मूले से हम Q का फार्मूला ड्राइव करेंगे। व्हेन T इज़ इलेक्ट्रोलिसिस टाइम,
टी जो है इलेक्ट्रोलिसिस टाइम है इन कांस्टेंट पोटेंशियल कोलोमेट्री करंट वेरीज विद टाइम। अब टू टाइप्स हैं कोलोमेट्री के, पोटेंशियल कोलोमेट्री एंड कंट्रोल करंट कोलोमेट्री। अब ये जो इक्वेशन है वो दोनों केस में चेंज हो जाएगी, Q इज इक्वल टू आई टी, टाइम तो चेंज होता रहेगा। अब करंट जो है, करंट की वैल्यू चेंज होगी कांस्टेंट पोटेंशियल कोलोमेट्री में। कांस्टेंट पोटेंशियल कोलोमेट्री में पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, करंट की वैल्यू वेरिएट होगी। तो इसका मतलब है जब कांस्टेंट पोटेंशियल कोलोमेट्री हम कहेंगे तो करंट चेंज हो रहा होगा। तो हम जो करंट की वैल्यू चेंज होगी किसके लिहाज से चेंज होगी, टाइम के लिहाज से चेंज होगी। तो वो हम उसकी डेरिवेशन लेंगे और डेरिवेशन हमें ये बताएगी कि टाइम के साथ जो करंट है वो चेंज हो रहा होगा। जबकि जब हम यही फार्मूला कंट्रोल करंट कोलोमेट्री के केस में पढ़ेंगे तो तब करंट कंट्रोल्ड होगा। तो तब ये जो चेंज है टाइम के साथ करंट का, ये हम डेरिवेशन नहीं करेंगे। ये जो इक्वेशन नंबर 2 लिखी हुई है तो ये कंट्रोल पोटेंशियल कोलोमेट्री के केस में है, जिसमें पोटेंशियल कांस्टेंट है, करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो हमने जो इंटीग्रेशन ली है वो ये ली है कि जब टाइम स्टार्ट हुआ है मतलब टाइम 0 था टू टाइम एंड ये T0 टू TE भी हम यहाँ लिख सकते हैं। और वो जो करंट है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है और टाइम तो ऑलरेडी ही चेंज हो रहा होगा, टाइम के साथ करंट भी चेंज हो रहा है। तो हमने IT लिखा है, डेल्टा T लिखा है, टाइम भी चेंज हो रहा है और उसकी इंटीग्रेशन लिया। इन कोलोमेट्री वी मोनीटर करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हम करंट को मोनीटर कर रहे होते हैं क्योंकि पोटेंशियल तो इस केस में कांस्टेंट होता है और टाइम के लिहाज से हम मोनीटर कर रहे होते हैं। एंड सच इधर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 टू कैलकुलेट, दोनों ही जो इक्वेशंस हैं वो Q को फाइंड करने के लिए यूज़ होती हैं। और वो जो इक्वेशन 1 है वो 1 रहेगी कंट्रोल करंट कोलोमेट्री के केस में, जबकि पोटेंशियल के केस में हम जब करंट वेरिएट हो रहा होगा तो हम उसकी जो चेंज है वो इंटीग्रेशन है वो लेंगे टाइम के रेफरेंस से। नोइंग द टोटल चार्ज वी देन यूज़ इक्वेशन A टू डिटरमाइन द मोल ऑफ एनालाइट। जो हमने फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी है वो हम यूज़ करेंगे टोटल चार्ज को फाइंड करने के लिए। टू ऑब्टेन अ एक्यूरेट वैल्यू फॉर Na, नंबर ऑफ मोल को फाइंड करने के लिए ऑल द करंट मस्ट बी यूज टू ऑक्सीडाइज और रिड्यूस द एनालाइट। अब ये है कि हम ये जो बात है ये समझने की। अब फॉर एग्जांपल हमने करंट स्टार्ट किया, करंट वेरिएट हो रहा है टाइम के साथ, तो टाइम के साथ जो हमारा एनालाइट है वो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है। हमें नहीं पता कि हमारा एनालाइट क्या है उस टाइम, सपोज हम ये करते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऑक्सीडाइज में भी अगर हम करंट की सप्लाई रोक देते हैं और वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं हुआ तो जो नंबर ऑफ़ मोल चार्ज आएगा वो भी उन्हीं का होगा। नंबर ऑफ़ मोल ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो मोल की इन्फॉर्मेशन देंगे और वो मोल तो जो होंगे वो असल में उस टाइम पे जहाँ हमने करंट रोक दी है वहाँ तक होंगे। ये हो सकता है कि सैम्पल में जो एनालाइट है हमारा और भी प्रेजेंट हो और उसने ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होना हो, नंबर ऑफ़ मोल ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ने चेंज होना हो और उससे फिर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन से नंबर ऑफ़ मोल ने चेंज होना हो, लेकिन हम करंट की सप्लाई रोकने से सारा कुछ स्टॉप कर देंगे। तो इसका मतलब है कि हम मैक्सिमम करंट देंगे, उस टाइम तक देते रहेंगे जब तक वो 100% ऑक्सीडाइज या रिड्यूस ना हो जाए। इन अदर वर्ड्स कोलोमेट्री रिक्वायर 100% करंट एफिशिएंसी, मतलब उसकी जो एफिशिएंसी है वो भी 100% होनी चाहिए, मतलब और मैक्सिमम करंट हमें उस टाइम तक देना चाहिए जबकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन या रिडक्शन ना हो जाए। और एन एक्यूरेट मेजर करंट एफिशिएंसी इस्टेब्लिश यूजिंग अ स्टैंडर्ड। और भी ये होता है कि इसमें हम स्टैंडर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। स्टैंडर्ड का ये है कि अगर हमें पता है कि कोई हमारा एनालाइट सैंपल के अंदर कौन सा है और फिर हमें लिटरेचर से ये भी पता है कि इसके जो स्टैंडर्ड हैं, स्टैंडर्ड हर सैंपल के बनाए हुए होते हैं और ये फाइंड किया होता है कि कौन से करंट की वैल्यू पे वो जाके कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो जाता है। तो वो स्टैंडर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं ताकि वो स्टैंडर्ड जो हैं वो हमें इंफॉर्मेशन दे दें एक्यूरेट। तो उस लिहाज से फिर हम मोनीटर करें करंट को कि कम से कम उतना करंट दें ताकि वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो जाए। अ फैक्टर दैट वी मस्ट बी कंसीडर व्हेन डिज़ाइनिंग अ कोलोमेट्रिक मेथड ऑफ एनालिसिस की जो करंट की एफिशिएंसी है वो 100% है और कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो जाए, क्योंकि जब हम कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज रिड्यूस नहीं करेंगे तो नंबर ऑफ़ मोल जो हैं वो एक्यूरेट फाइंड नहीं कर सकेंगे और नंबर ऑफ़ मोल जब एक्यूरेट फाइंड नहीं कर सकेंगे तो कंसंट्रेशन फाइंड नहीं कर सकेंगे। कंट्रोल पोटेंशियल कोलोमेट्री। अब जो प्रॉपर हम एक टाइप है उसको डिस्कस करते हैं।
कंट्रोल पोटेंशियल कोलोमेट्री में पोटेंशियल कांस्टेंट होगा और जो करंट है वो वेरिएट होगा। और वो जो हमने सेकंड इक्वेशन पढ़ी थी कि जो चेंज हो रहा है करंट टाइम के साथ, वही वाली अप्लाई करेंगे यहाँ। द करंट एफिशिएंसी इज measured by holding the working electrode at constant potential in such a way that analyte react completely without oxidizing or producing any interfering species। और यहाँ हम इस तरीके से एडजस्ट करते हैं, ये मैं आपको लेटर डायग्राम में बताऊंगी कि हम ये ट्राई करते हैं कि जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो तो वो हमारा जो एनालाइट है वही हो, क्योंकि एक जो हमारा हर स्पीशी है वो एक स्पेसिफिक पोटेंशियल पे ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होती है। तो सैंपल के अंदर कोई इंटरफेयरिंग अगर आइंस प्रेजेंट हैं तो हम इस तरीके से पोटेंशियल करंट की वैल्यू सेट करेंगे कि जो हमारा एनालाइट है वो तो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो, लेकिन जो इंटरफेयरिंग स्पीशी हैं वो ना हो। मतलब कोई भी पोटेंशियल इस तरीके से हम अगर कोई इंटरफेयरिंग स्पीशी है और किसी करंट की वैल्यू पे उनकी ऑक्सीडाइजेशन या रिडक्शन का चांस है, तो हम वो कभी भी करंट की वैल्यू अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये इस चीज़ को हम माइंड में रखेंगे कि कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो हो एनालाइट की, लेकिन वो एक करंट की कोई ऐसी वैल्यू ना हो जिस पे इंटरफेयरिंग स्पीशी भी ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो जाए, क्योंकि वो जो नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी काउंट होंगे। जो डिटेक्टर है वो आगे ये नहीं बताएगा कि कितनी कंसनट्रेशन चार्ज है, तो चार्ज तो हमें नहीं पता कि एनालाइट का या इंटरफेयरिंग स्पीशी का है, तो वो कलेक्टिवली ही आएगा। तो ये जो ओवरऑल कंसनट्रेशन हम फाइंड कर सकेंगे वो एक्चुअली में इंटरफेयरिंग स्पीशीज़ की भी साथ होगी। तो इस चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए एक एक्यूरेट और एथेंटिक जो पोटेंशियल की वैल्यू करंट की वैल्यू है वही अप्लाई करनी होती है। एज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस एनालाइट्स कंसनट्रेशन डिक्रीज एज डज द करंट। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में प्रोसेस स्टार्ट होगा, हम करंट्स देना स्टार्ट करेंगे, तो जो एनालाइट है हमारा वो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होगा। तो टाइम के साथ जो उसकी कंसनट्रेशन है वो डिक्रीज होती जाएगी। स्टार्ट में जो करंट की वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि उस टाइम सारे का सारा जो सैंपल है वो अनऑक्सीडाइज या अनरिड्यूस फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो टाइम के साथ जो सैंपल है वो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, तो जो अनऑक्सीडाइज या रिड्यूस स्पीशी है वो कम होती जाएगी। जब एंड पे हम पहुंचेंगे तो बहुत कम रह गई होगी, तो उस टाइम जो करंट की वैल्यू है वो भी कम होगी। तो टाइम के साथ जो करंट की वैल्यू है वो रिड्यूस होती जाती है, क्योंकि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जो है वो एक लिमिटेड टाइम के बाद वो रिड्यूस होती जाती है। द रिजल्टिंग करंट वर्सेस टाइम प्रोफाइल फॉर कंट्रोल करंट कोलोमेट्री, जो कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। अब एक्स एक्सिस पे टाइम लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे करंट। आप देखें कि जब टाइम ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि वो जो सैंपल है वो सारे का सारा अनऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं हुआ, वो सेम जो ओरिजिनल फॉर्म था उसमें पड़ी। जैसे ही हम करंट अप्लाई करेंगे तो उनकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगी। तो स्टार्ट में मैक्सिमम करंट होगा, आहिस्ता आहिस्ता जैसे टाइम के साथ जो करंट की वैल्यू है वो रिड्यूस होती जाएगी, और एंड पे आप ये देखें कि जब टी एंड हो गया, बिल्कुल टाइम एंड हो गया, मतलब करंट ज़ीरो हो गया, उसका क्या मतलब है कि उस टाइम जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन है वो कंप्लीट हो गई है। टी इज़ इक्वल टू टी ई के टी एंड हो गया है, उस टाइम कंप्लीट हो गया ऑक्सीडेशन, और जो करंट है वो भी ज़ीरो हो गया। इंटीग्रेटिंग द एरिया अंडर द कर्व। अब एरिया अंडर द कर्व अगर हम फाइंड करें तो उस टाइम जब टी ज़ीरो है, जो एरिया है वो हम टी ज़ीरो से टी एंड तक फाइंड करेंगे, और करंट भी टी ज़ीरो से जो मैक्सिमम करंट है वहाँ तक जो एक एरिया है वो हमने चेक करना है। और वो जो एरिया है वो असल में क्या है, चार्ज और टाइम का है। और हमें पता है कि जो करंट और टाइम की मल्टीप्लिकेशन का है, मतलब वाई एक्सिस पे करंट है और एक्स एक्सिस पे टाइम है। जब हम इन दोनों के रेफरेंस से जब हम ये एरिया फाइंड करेंगे तो वो एक्चुअल में क्या होगा, वही चार्ज होगा जो हमने फाइंड करना है। The experimental parameters and instrumentation need to develop a control potential colorimetric method to analysis are discussed here। अब ये जो डायग्राम है ये कम्प्लीटली जो चार्ज की इंफॉर्मेशन है वो दे रही है, और यहाँ कंट्रोल पोटेंशियल कोलोमेट्री है, पोटेंशियल नहीं चेंज हो रहा, करंट चेंज हो रहा है टाइम के साथ, और वहाँ से हमने ईजिली एरिया अंडर द कर्व जो है वहाँ से हमने चार्ज फाइंड कर लिया। सिलेक्टिंग अ कांस्टेंट पोटेंशियल। अब जो मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो पोटेंशियल हम अप्लाई कर रहे हैं, कांस्टेंट पोटेंशियल मस्ट होता है किसी भी एनालाइट को ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होने के लिए, क्योंकि जब हम पोटेंशियल चेंज कर देंगे तो उससे इंटरफेयरिंग स्पीशीज़ आ जाएंगे।
कांस्टेंट पोटेंशियल का बेनिफिट इसलिए ही हम कांस्टेंट पोटेंशियल यूज़ करते हैं कि वो जो हमारा एनालाइट है जैसे हम उससे ही ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करें। और फिर जब हम कांस्टेंट पोटेंशियल यूज़ करते हैं तो जो चांस है इंटरफेयरिंग स्पीशीज़ का वो बहुत कम होता है। अब यह है कि हम कैसे कंट्रोल कर सकेंगे कंट्रोल पोटेंशियल को एक फ़िक्स वैल्यू पे। तो अगर हमें पता है फॉर एग्जांपल कॉपर को हमने एनालाइज करना है, कॉपर की रिडक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करके न्यूट्रल जो कॉपर है वो प्रोड्यूस हो रहा है और उस टाइम जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो 0.342 है और ये हमने अचीव करनी है। अभी जो कांस्टेंट पोटेंशियल की वैल्यू है ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं? लेटर डायग्राम जो है ये इस चीज़ को एक्सप्लेन करेगी। लेटर डायग्राम में होता ये है कि एक डायग्राम होती है जो एक डिफरेंट डिस्टेंस पे ना पोटेंशियल की वैल्यू में ये रिप्रेजेंट की हुई होती हैं और वो ये बताती है कि फॉर एग्जांपल एक मिडल वैल्यू है 0.342, उससे अबव जो वैल्यू है वो भी दी हुई है और उससे जो बिलो वैल्यू है ये भी दी हुई है। तो इसका मतलब है कि इसके इन बिटवीन जो पोटेंशियल है वो अगर हम अप्लाई करेंगे तो कॉपर रिड्यूस होगा। जैसे ही अगर हम फॉर एग्जांपल जैसे 1.229 वोल्ट है, ये हमें पता है कि इस पोटेंशियल पे जो है वो ऑक्सीजन वाटर बना देगी। तो इसका मतलब है कि इस पोटेंशियल पे तो ये हमारा डिज़ायर्ड पोटेंशियल नहीं है। और अगर हम बिलो जाएं तो 0 वोल्ट पे जो हाइड्रोनियम आयन है वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये इंटरफेयरिंग स्पीशीज जो हैं वो 1.229 वोल्ट या 0.0 वोल्ट पे आ सकती हैं। इसका क्या मतलब है कि जब हम पोटेंशियल अगर हम ये कहें कि हम जो कांस्टेंट पोटेंशियल है कॉपर के केस में कैसे अचीव करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ज़ीरो, अब जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो इसका मतलब है हम पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं और जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो इसका मतलब है हम नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अगर हम ये कहें कि 1.229 वोल्ट से अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव है, जब नीचे आएंगे तो इसका क्या मतलब है कि हम नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ आ रहे हैं। तो अगर हम ये कहें कि 1.229 से नेगेटिव पोटेंशियल जब हम अप्लाई करेंगे तो जो कॉपर है उसकी रिडक्शन होगी, तो ये बात भी ठीक है क्योंकि 1.009 से 1.229 से अगर पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे तो तब तो ऑक्सीजन का रिडक्शन का चांस है। तो इसका मतलब है कि 1.229 से नेगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर है और 0.0 वोल्ट से पॉजिटिव पोटेंशियल रिक्वायर है, क्योंकि 0.09 से जब नीचे आएंगे तो नेगेटिव पोटेंशियल है और उससे नीचे जब आएंगे तो तब तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो इसका मतलब है उससे ऊपर पोटेंशियल चाहिए कॉपर की रिडक्शन के लिए। तो हम ये कहेंगे कि 0.09 से पॉजिटिव पोटेंशियल जब हम अप्लाई करेंगे तो कॉपर की, तो ये एक प्रिसाइज लिमिट है कि इन दोनों पोटेंशियल से अगर हम इनके दरमियान में रहेंगे तो कॉपर रिड्यूस होगा। अगर हम इन पोटेंशियल को टच कर लेंगे या इनसे हायर जाएंगे तो फिर कॉपर रिड्यूस नहीं होगा, फिर जो इंटरफेयरिंग स्पीशीज़ हैं उनका चांस ज़्यादा होगा। अब हम ये रीड करते हैं कि टू सी हाउ अप्रोक्सीमेट पोटेंशियल फॉर द वर्किंग इलेक्ट्रोड इज सिलेक्टेड, लेट अस डेवलप अ कांस्टेंट पोटेंशियल कोलोमेट्रिक मेथड for Cu2 positive based on this reduction to copper metal at platinum working electrode। और ये जो वर्किंग इलेक्ट्रोड है इस केस में प्लाटीनियम है, और भी वर्किंग इलेक्ट्रोड होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। Figure show a ladder diagram for a aqueous equation of Cu2 positive. From the ladder diagram we know that above reaction is favored। ये तभी फेवरेबल होगा जब वर्किंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव देन 0.342, इससे मोर नेगेटिव होगा। इसका क्या मतलब है कि जब हम मोर नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे, यहाँ जो ये फ्रेड में लिखा हुआ है सेकंड ब्लॉक में, फ्रॉम द लेटर डायग्राम वी नो दैट अबव इक्वेशन इज मोर फेवरेबल व्हेन वर्किंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव देन 1.229 वोल्ट आएगा। ये 0.342 वोल्ट की ये मिस्टेक है। यहाँ आप ये लिखें कि 1.229 वोल्ट से जो नेगेटिव पोटेंशियल है ये अगर हम अप्लाई करेंगे तो तब ये इक्वेशन जो है मतलब कॉपर की रिडक्शन होगी वर्सेस द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। टू इंश्योर 100% करंट एफिशिएंसी हाउएवर द पोटेंशियल मस्ट बी सफिशेंटली मोर पॉजिटिव देन। अब ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे 0.00 वोल्ट से तो तब जाके 0.342 वोल्ट पे जाके कॉपर होगा। इसका क्या मतलब है कि हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं मोर पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ, और 0.009 वोल्ट से मोर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा तब जाके ही कॉपर रिड्यूस होगा।
more positive than 0.009 volt, so that reduction of H3O positive to H2 do not contribute significantly. ये तो तब होगा जब हम नहीं मूव करेंगे, मतलब 0.009 वोल्ट पे रहेंगे, या इससे हम ये कहें कि नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ जब हम मूव करेंगे तो तब ये वाला रिएक्शन होगा कि हाइड्रोनियम आयन हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। जबकि हम इस रिएक्शन को जब हम कंडक्ट करवाना चाह रहे होंगे तो हम ये कहेंगे कि 0.009 वोल्ट से मोर पॉजिटिव पोटेंशियल हम अप्लाई करेंगे ताकि कॉपर की ही रिडक्शन हो और H2 प्रोड्यूस ना हो। टू टोटल करंट फॉलोइंग थ्रू द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और जो मेन हमारा पर्पस है कोलोमेट्री में वो है कंसंट्रेशन फाइंड करना। तो अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम कंसंट्रेशन जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस जो है रिडक्शन तो कॉपर की हो गई, अब हम ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं होंगे। हमें पता है कि हमारे पास जो चिपपिशी है उसकी यहाँ रिडक्शन हुई है, तो हम देखते हैं कि नर्नेस्ट इक्वेशन से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं उसकी कंसंट्रेशन। वी यूज़ द नर्नेस्ट इक्वेशन टू अबव रिएक्शन टू एस्टिमेट द मिनिमम पोटेंशियल फॉर क्वान्टिटेटिव। उसकी रिडक्शन हुई है, ये जो मेन इक्वेशन है वो हमने लिख दी है। अब इस केस में हम एक्टिविटी और कंसंट्रेशन दोनों यूज़ कर सकते हैं। सम टाइम हम एक्टिविटी और कंसंट्रेशन को एक ही पैरामीटर में कंसीडर करते हैं। इन केस ऑफ कोलोमेट्री और पोटेंशियोमेट्री में हम पोटेंशियल फाइंड कर रहे होते हैं। जब हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं तो तब हम एक्टिविटी यूज़ करते हैं, जबकि कोलोमेट्री के केस में हम चार्ज फाइंड कर रहे हैं। जब हम चार्ज फाइंड करते हैं तो तब हम कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं। अब कोलोमेट्री हम चार्ज फाइंड कर रहे हैं तो इसलिए हम इसकी कंसंट्रेशन यूज़ करेंगे, और पोटेंशियोमेट्री में हम एक्टिविटी यूज़ करते थे। तो यहाँ भी यही लिखा हुआ है कि वाई वी आर यूजिंग द कंसंट्रेशन इंस्टेड ऑफ एक्टिविटी। तो हमें पता है कि ये तो कोलोमेट्री है और कोलोमेट्री में तो हम चार्ज फाइंड कर रहे हैं, तो इसलिए हम एक्टिविटी नहीं यूज़ करेंगे, कंसंट्रेशन यूज़ करेंगे। इन पोटेंशियोमेट्री वी राइट द नर्नेस्ट इक्वेशन यूजिंग एक्टिविटी because we use E cell to determine the amount of analyte in the sample. Here we are using the Nernst equation to design the analysis. The amount of analyte is given by total charge, not by the applied potential. कोलोमेट्री में applied potential से तो हम फाइंड नहीं कर रहे होते amount of analyte, हम चार्ज से फाइंड कर रहे होते हैं, तो इसलिए यहाँ हम कंसंट्रेशन ही फाइंड करते हैं। If we define a quantitatively electrolysis as in which we reduce मतलब assume करते हैं हम कि 100% या 99.9% जो रिडक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर हम एंड टाइम पे फाइंड करें कि कितने जो Cu2 पॉजिटिव है उन कॉपर आयन में कन्वर्ट हो चुकी हैं, तो जो ओरिजिनल कंसंट्रेशन है कॉपर की, या हम Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन फाइंड कर रहे हैं, तो टाइम के साथ Cu2 पॉजिटिव जो है वो रिड्यूस होके कॉपर एटम में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि वो तो डिक्रीज़ हो रहा है ना, तो जितनी भी कंसंट्रेशन ओरिजिनल फॉर्म में होगी उससे कम ही होगी। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जो कंसंट्रेशन ओरिजिनल थी उससे अगर हम 0.09 ये कहें तो एंड पे इससे कम ही होगी। तो Cu2 पॉजिटिव इज़ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ Cu2, ये जो नॉट लिखा हुआ है उसका मतलब है ओरिजिनल कंसंट्रेशन इन द सैम्पल। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 4 में पुट करें, ये जो इक्वेशन 4 की वैल्यू है उससे इक्वेशन 3 में पुट करेंगे और फिर ये देखेंगे कि ओवरऑल जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो कितनी है। ये जो कंसंट्रेशन थी Cu2 पॉजिटिव की वो थी 0.0001 मल्टीप्लाई Cu2 पॉजिटिव ओरिजिनल फॉर्म, वो हमने जस्ट में रिप्लेस कर दिया। इफ़ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव इज एज्यूम करते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी थी, देन वर्किंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मस्ट बी मोर नेगेटिव दैन 0.105। नोट दैट एट दिस पोटेंशियल हाइड्रोनियम आयन इज़ नॉट रिड्यूस टू H2। मेंटेनिंग 100% एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए कि एक स्पेसिफिक पोटेंशियल है, अब इसी पोटेंशियल पे ही जो कॉपर है वो रिड्यूस होगी, और इसी को ही मेंटेन करने के लिए हम ये सारा प्रोसेस कर रहे थे कि कोई और इंटरफेयरिंग स्पीशीज़ रिड्यूस या ऑक्सीडाइज ना हो, ताकि जो एक्टिविटी कंसंट्रेशन हमारे पास आए, अमाउंट ऑफ एनालाइट आए चार्ज से, तो वो सिर्फ हमारे एनालाइट का ही हो। मिनिमाइजिंग इलेक्ट्रोलिसिस टाइम। अब इसमें यह है कि हम टाइम के साथ अगर करंट को फाइंड कर रहे हैं, अब एक इसमें जो अंडरस्टैंड करने वाली बात है, अगर हम ये चाह रहे हैं कि कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो तो टाइम तो इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम टाइम को लिमिटेड करते हैं
तो उसका ये ऑप्शन है कि टाइम लिमिट, जब हमारे माइंड में ये है कि हमने टाइम को शॉर्ट करना है, तो जब टाइम को शॉर्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ एनालाइट रह जाएंगे जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं हो गए होंगे। लेकिन यह है कि टाइम के साथ जो करंट है वो भी बहुत कम होता जाता है। जितना ज़्यादा हम टाइम इंक्रीज़ करेंगे उतना ही जो करंट है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। लेकिन यह है कि टाइम को मिनिमाइज़ करना हमारे लिए इफ़ेक्टिव है, बिकॉज जब हम टाइम को इंक्रीज़ करते हैं तो जहाँ नहीं होता कि कोई भी एनालाइट रह जाए ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होने से, तो जब हम टाइम को मिनिमाइज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि करंट पे क्या इफेक्ट होता है। इन कंट्रोल करंट कोलोमेट्री करंट डिक्रीजेस ओवर टाइम। एज a result, rate of electrolysis becomes slower and exhaustive electrolysis of analyte may require a long time. Exhaustive electrolysis का मतलब है कि complete analyte की electrolysis के लिए must है कि वो जो required time है वो बहुत ज़्यादा हो, because time is an important consideration when choosing the designing analytical method. We need to consider the factor affecting the electrolysis time. टाइम इंपॉर्टेंट है तो हम हर वो फैक्टर इंक्लूड करेंगे जो टाइम को इफेक्ट कर रहे हैं। We are approximate the change in current as function of time in figure above by the experimental। ठीक है, ये एक मेन इक्वेशन है जो टाइम और जो करंट है और फिर जो ओरिजिनल करंट था उसको रिलेशन को फाइंड कर रहे हैं। इक्वेशन 6। यहाँ एक स्लाइड मिसिंग है क्योंकि उसके बगैर हम ये अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि टाइम को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल का मतलब ये है कि हम मैक्सिमम टाइम को कैसे अचीव कर सकते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करवाने के लिए। तो वो जो लास्ट में इक्वेशन हमने देखी है कि आई इज इक्वल टू आई नॉट इसकी पावर के एंड टी। अब के इसमें हमने फाइंड करना है कि के क्या है। के इज़ द रेट कॉन्स्टेंट दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ वर्किंग इलेक्ट्रोड। अब के जो है रेट कांस्टेंट है, इसका मतलब है कितने रेट से जो रिएक्शन है वो परफॉर्म हो रहा है। तो रेट कांस्टेंट एरिया पे डिपेंड कर रहा है। मैंने आपको इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री में बताया था कि रेट ज़्यादा होता है जब हम सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसका मतलब है रेट इंक्रीज़ करने से जो सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने से वर्किंग इलेक्ट्रोड का रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। दूसरा, ये जो के की वैल्यू है वो रेट ऑफ स्टीयरिंग पे डिपेंड कर रही है। स्टीयरिंग जब हम इंक्रीज़ करेंगे तो ज़ाहिर रेट जो है वो इंक्रीज़ होता रहेगा। तो हम इस प्रोसेस को ऑटोमेटिकली जो मैग्नेटिक स्टीयरर है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि मैनुअली जब करें तो सारा प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऑटोमेटिकल जो डिजिटल स्टीयरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है वो यूज़ करते हैं। इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन का ये मतलब है कि जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो एनालाइट जो है इलेक्ट्रोड तक आते आते उससे टाइम ज़्यादा लगेगा, तो वो जो रेट है इलेक्ट्रोलिसिस का वो रिड्यूस हो जाएगा। तो के रेट कांस्टेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्किंग इलेक्ट्रोड की सरफेस एरिया की और रेट ऑफ स्टीयरिंग के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के। उसके बाद ये है कि जब हम कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करवाते हैं तो उस टाइम जो करंट है वो हमेशा ओरिजिनल करंट से कम ही होता है, क्योंकि टाइम इंक्रीज़ हो रहा है तो करंट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा होगा। तो करंट इज़ लेस दैन 0.001 मल्टीप्लाई आई नॉट। ये आप लिख लें इस चीज़ को, ये स्लाइड मिसिंग है इसमें। आई जो है आई ई इज़ लेस दैन 0.0001 मल्टीप्लाई आई नॉट। जब इस इक्वेशन को हम जो ओरिजिनल इक्वेशन है पुट करेंगे तो वो एक रिलेशन आता है टी ई इज इक्वल टू -9.21 ओवर के। मेन चीज़ इसमें जो अंडरस्टैंड करने वाली है उसका ये मतलब है कि जो कांस्टेंट जो रेट कांस्टेंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। ज़ाहिर है जब रेट कांस्टेंट रेट जो है इलेक्ट्रोलिसिस का वो ज़्यादा होगा तो टाइम कम होगा। जब वो जिस स्पीड से इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है मतलब रेट कांस्टेंट वही कम होगा तो फिर तो टाइम ज़्यादा लगेगा। So for this equation, we see that large value of K reduce the analysis time. For this reason, we usually carry out a control potential colorimetry analysis in a small volume electrochemical cell। हम ट्राई करते हैं कि जो वॉल्यूम है वो कम हो, मैक्सिमम सरफेस एरिया हो वर्किंग इलेक्ट्रोड का, और स्टीयरिंग प्रॉपर हो ताकि जो रेट है वो रेट इंक्रीज। अब ये है कि हमने कहा था इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि टाइम को हम कैसे मैक्सिमम करें। टाइम इंक्रीज़ करते हैं तो करंट की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, तो हम ये कह रहे हैं कि टाइम भी ज़्यादा डिक्रीज ना लगे तो उसके लिए ये है कि हम रेट कांस्टेंट इंक्रीज़ कर दें। रेट कांस्टेंट इंक्रीज़ करने से ये है कि हम स्टीयरिंग इंक्रीज़ कर दें या वॉल्यूम डिक्रीज़ कर दें या जो वर्किंग इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ कर दें। अब इसमें ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोड हमने कहा है कि इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया, वो इलेक्ट्रोड हम कौन कौन से यहाँ यूज़ कर सकते हैं।
इलेक्ट्रोड यहाँ जो कोलोमेट्री में है, हम 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम यूज़ करते हैं, वर्किंग इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड एक्सिलरी इलेक्ट्रोड। एक्सिलरी इलेक्ट्रोड का मैंने आपको बताया था कि उसका पर्पस क्या होता है। अभी हम ये देखते हैं कि यहाँ वर्किंग इलेक्ट्रोड हम किस चीज़ का ले सकते हैं। प्लाटीनियम का इलेक्ट्रोड भी हम ले सकते हैं, और ये है कि प्लाटीनियम गाज को हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि यहाँ हमने सरफेस एरिया इंक्रीज़ करना होता है। पोटेंशियल के केस में, कंट्रोल पोटेंशियल के केस में, कंट्रोल करंट के केस में हमें ये कंडीशन मस्ट नहीं है कि ये अप्लाई हो। और मर्करी पूल इलेक्ट्रोड भी यूज़ कर सकते हैं। द लार्ज ओवर पोटेंशियल ऑफ द रिडक्शन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एट द मर्करी मेक्स इट अ इलेक्ट्रोड फॉर चूज द एनालाइट रिक्वायरिंग अ नेगेटिव पोटेंशियल। हमें पता है कि जो हाइड्रोनियम आयन है उसके लिए नेगेटिव पोटेंशियल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पोटेंशियल मोर नेगेटिव देन -1 वोल्ट वर्सेस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज फिजिबल एट द मर्करी इलेक्ट्रोड। जब हम -1 से मोर नेगेटिव पोटेंशियल यूज़ करेंगे तो मर्करी इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे, एंड इन अदर केस वी यूज़ प्लाटीनियम इलेक्ट्रोड एंड मोस्टली वी यूज़ प्लाटीनियम गाज इलेक्ट्रोड। प्लाटीनियम इज वर्किंग इलेक्ट्रोड ऑफ a chosen when we need to apply a positive potential। जबकि नेगेटिव पोटेंशियल जब अप्लाई हमें रिक्वायर होगा तो उस टाइम हम मर्करी इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे। और मर्करी इलेक्ट्रोड, मर्करी पोल इलेक्ट्रोड या प्लाटीनियम जो इलेक्ट्रोड है वो ऐसा वर्किंग इलेक्ट्रोड ही यूज़ होते हैं। एक्सिलरी इलेक्ट्रोड विच इज़ ऑफन अ प्लाटीनियम वायर। प्लाटीनियम गाज जो है वो वर्किंग इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज़ होती है, जबकि एक्सिलरी इलेक्ट्रोड वो प्लाटीनियम वायर होती है। इज सेपरेटेड बाय अ साल्ट रिच बाय एनालिटिकल सॉल्यूशन। दिस इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट जनरेटेड एट द एक्सिलरी इलेक्ट्रोड फॉर रिएक्टिंग विद एनालाइट। हम इसे सेपरेट रखते हैं कि जो एक्सिलरी इलेक्ट्रोड पे प्रोड्यूस हो वो एनालाइट के साथ इंटरफेयर ना करें, इंटरफेयरिंग इन द एनालिसिस। A standard calamol or silver chloride electrode serves as the reference electrode. The other essential instrument need for control potential colorimetry is a mean for determining a total charge। एक्चुअली ये जो सारी हम फाइंड कर रहे हैं, चार्ज को फाइंड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। One method is to monitor the current as a function of time and determine the area under the curve। and under the curve हमें चार्ज की वैल्यू देगा, और चार्ज की वैल्यू से हम जो अमाउंट ऑफ एनालाइट है वो फाइंड करेंगे, और अमाउंट ऑफ एनालाइट से हम क्वांटिटेटिव स्टडी कर सकेंगे एनालाइट की। मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट यूज़ इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन टू मॉनिटर द चार्ज। अब इसमें यह है कि हम मैनुअली कर रहे हैं, हमने टाइम फाइंड किया, टाइम से हमने करंट की वैल्यू फाइंड किया है, हमने ग्राफ प्लॉट किया है, और एरिया अंडर द कर्व से मैनुअली फाइंड किया है चार्ज। जबकि जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है उसमें डिजिटली ही जो टाइम के साथ करंट की वैल्यू है वो चेंज हो रही है, वो आ रही होती है, तो हमें मैनुअली नहीं करनी पड़ता, डिजिटली ही ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। द टोटल चार्ज एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज रीड डायरेक्टली एट डिजिटल रीड आउट। वो जो एक डिवाइस होता है उसके ऊपर हमें टोटल चार्ज लिखा हुआ नज़र आता है, तो हमें मैनुअली ये सारा प्रोसेस नहीं करना पड़ता कि हम वो इक्वेशन सारी सब जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करें, एरिया अंडर द कर्व से हम चार्ज फाइंड करें। जो कोलोमेट्री है थोड़ा सा टेक्निकल है, क्योंकि जब कंट्रोल करंट कोलोमेट्री पढ़ेंगे तो ये आप ने मिक्स नहीं करना। मैं आप ये समराइज़ कर देती हूँ कि कोलोमेट्री का मतलब ये है कि हमने कंसंट्रेशन फाइंड करनी है और चार्ज को फाइंड। अब चार्ज क्या है, चार्ज को फाइंड करने के लिए हम ये देखते हैं कि हम टाइप भी कौन सी पढ़ रहे हैं, कंट्रोल पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के केस में ये है कि पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, करंट चेंज होगा। तो हम जब चार्ज की वैल्यू भी फाइंड करते हैं तो वो करंट और टाइम के लिहाज से होती है, तो हम टाइम के साथ करंट को फाइंड करते हैं। और टाइम को मिनिमाइज़ करने के लिए मैंने ये कहा कि मैक्सिमम टाइम होगा तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कंप्लीट होगी। लेकिन यह है कि जब हम टाइम को ये भी चाह रहे हैं कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो, और हम ये भी चाह रहे हैं कि करंट मिनिमम ना हो, क्योंकि जब हम टाइम को इंक्रीज़ करते हैं तो करंट में ज़ीरो हो जाता है। तो उस केस में हम ये करते हैं कि जो रेट कांस्टेंट है कि उसको स्टीयरिंग सरफेस एरिया वगैरह ज़्यादा लेके इन फैक्टर्स को कंट्रोल करके जो करंट जो टाइम है वो भी एक लिमिट में रखते हैं, और जो चार्ज है वो हम फाइंड कर लेते हैं। और चार्ज से हमें जो है अमाउंट ऑफ एनालाइट पता चलेगी, और अमाउंट ऑफ एनालाइट का मतलब ये है कि हमने कंसंट्रेशन फाइंड कर लिया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर लिया। आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कोलोमेट्री की। और कोलोमेट्री में आज हमने सिर्फ कंट्रोल पोटेंशियल कोलोमेट्री को स्टडी किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंट्रोल करंट कोलोमेट्री को डिस्कस करेंगे। आप इन लेक्चर्स को अरेंजमेंट से सुने, क्योंकि अगर आप आज का लेक्चर या जैसे मैं कल का लेक्चर दूँगी, अगर आज के लेक्चर को
सुने बगैर, आप वीडियो देखे बगैर नेक्स्ट लेक्चर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। तो इसको साथ के साथ तैयार करें, क्योंकि ये कोर्स टफ़ है और आपके मार्क्स ऑलरेडी ही इस कोर्स में ही कम है। तो जब आप तैयार करेंगे तो ये क्लियर होगा। ये लेक्चर जब आप नहीं सुनेंगे तो सिर्फ नोट्स को जब आप देखेंगे तो आपको चीज़ें नहीं इलेबोरेट होंगी, नहीं क्लियर होंगी। ओके, आज के लेक्चर को एंड करते हैं यहाँ तक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।